ये देखो मैं बोला हूँ, एक वृत्त की त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना परसेंट है? 1.5%, 1.5%। तो त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि को लिखते हैं डेल्टा आर बट्टे आर गुणे 100 से, और इसके मापन में कितना है? 1.5%। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि की क्या कीजिए? गणना कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो कांस्टेंट राशियां हैं, जो ये नियतांक है, प्रतिशत त्रुटि निकालते वक्त इन्हें क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं, और जो बच जाता है उसके लिए प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला बना लेते हैं। तो बोलो ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि लिखना होगा तो डेल्टा ए अपान ए, यहाँ प्रतिशत लगा लोगे ऐसे, ये बोलो यार। तो यहाँ बच गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के मापन में प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तो अभी आप ये पढ़े हो ना, और घात के रूप में होता है तो पहला नंबर जो घात ऊपर है वो पहले आ जाता है, उसका उससे कोई लेन देन नहीं है। तो इसमें देखो जो ये घात ऊपर है स्क्वायर, ये 2 पहले आ जाएगा, बच जाएगा क्या? आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डेल्टा आर बट्टे आर गुणे क्या लिख लेंगे? 100। बोलो क्लियर हो गया? अब ये हो जाएगा आपका 2, और डेल्टा आर बट्टे आर गुणे 100, डेल्टा आर बट्टे आर गुणे 100, इसके मापन में 1.5। अब 1.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 3%, यानी इसके क्षेत्रफल के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगी? 3%। बोलो ये क्लियर हो गया? तो चलो ये चीजें आप लिख लो। एक सरल लोलक के आवर्तकाल में, एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक सरल लोलक के आवर्तकाल में, ऊपर करो, बैठ के जाओ। एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि लोलक की लंबाई, यदि लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। यदि लोलक की लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए? 4%। बोलो समझ में आया? अब देखो इस प्रश्न में जो चीज दिया है, थोड़ा सा ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बट समझने की कोशिश करोगे। कह रहा है एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन की दर क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स प्रतिशत त्रुटि क्या करना है? ज्ञात करना है। कह रहा है यदि लोलक की लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए? 4%। तो अब बोलो इसका मतलब 4% लोलक की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि का मान दिया है ना। तो अब ये देख लो, लोलक की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि को लिखेंगे डेल्टा एल अपान किससे लिखेंगे? एल से, गुणे क्या लिख लेंगे बाबू? 100। इसका मान कितना दे दिया है? 4%। बोलो समझ में आया? डेल्टा एल अपान एल गुणे 100 लिखने का मतलब कि लंबाई में 100 का मतलब प्रतिशत, यानी लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितना दे दिया है? 4%। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में बाबू? कह रहा है इसके आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन की दर क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो देख लो, सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला ये होता है, लोलक के आवर्तकाल, आवर्तकाल को किससे लिखते हैं? टी से, और टी बराबर फार्मूला होता है 2 पाई और अंडर रूट में एल अपान क्या होता है? जी। ये फार्मूला होता है। अब देखो ये थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो ये टी बराबर हो जाएगा, ये 2 पाई ऐसे ही रहेगा, और जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट का मान 1/2 होता है ना। तो इन दोनों पे कितना घात चढ़ जाएगा? 1/2, यानी इस एल पे भी कितना हो जाएगा? 1/2, और डिवाइडेड बाई इस जी पे भी कितना हो जाएगा? 1/2। अब बोलो इसमें जो कांस्टेंट राशियां हैं उन्हें छोड़ देंगे ना। इसमें क्या कांस्टेंट है? 2 पाई, और जी भी तो कांस्टेंट है क्योंकि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, हर जगह हो रहा है। तो इसलिए
यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि कौन कौन कांस्टेंट है बाबू, ऊपर 2 पाई कांस्टेंट है और बट्टे के रूप में जी पे हाफ, ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, यानी ये सब नियतांक है। बोलो समझ में आ रहा है। तो जो नियतांक राशि होंगी उन्हें छोड़ देंगे ना, तो बोलो यहाँ क्या प्रतिशत त्रुटि के लिए बचेगा, ये डेल्टा टी अपान क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। बोलो समझ में आया। इसमें 2 पाई और जी पे हाफ ये कांस्टेंट है ना भाई, तो एल पे क्या बचा है 1/2। तो मैं बोला हूँ अगर घात ऊपर रहता है तो घात पहले आ जाता है, तो इसमें 1/2 क्या होगा पहले आ जाएगा, तो बचा क्या है एल। तो एल के मापन में प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा एल अपान एल गुणा क्या हो जाएगा 100। बोलो हो जाएगा भाई। तो अब देखो ये 1/2 हो गया और डेल्टा एल बाई एल गुणे 100, यानी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना है 4% है ना भाई। तो ये देखो आई 2 दूनी के 4, आई 2 एक 2%। बोलो समझ में आया। इसका मतलब कि आवर्त काल के मापन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 2% है। आंसर हो गया। बोलो ये चीजें क्लियर है। ओके लिख लो ये। किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर, किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर उसमें बनने वाली अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब ये सुन लो, तुम बताओ, मान लो ये डोरी है, ये दिख रहा है ना भाई। और जब ये ऐसे हम मान लो ये डोरी को ऐसे पटक देंगे तो ये डोरी क्या होगा, ऐसे ऊपर नीचे कंपन करेगा ना। ये बोलो यार। तो अगर अनुप्रस्थ रूप में अगर ये कंपन कर रहा है तो उसकी चाल को अनुप्रस्थ तरंग की चाल बोलेंगे ना। तो अब बोलो इसमें क्या क्या चीज नियत रहेगा। पहला नंबर ये, अब तुम खुद बताओगे, जब हम ऐसे तेजी से पटकेंगे तो ये तेजी से आगे बढ़ता जाएगा, तो इससे ये पता चल गया इसका चाल नियत नहीं रहेगा। धीरे पटकेंगे तो धीरे धीरे जाएगा, तेजी से उछाल करेंगे तो तेजी से जाएगा, यानी इसका वेग नियत नहीं रहेगा। अब बोलो अगर रस्सी मान लो ढीला है तो कम तनाव है, ज़्यादा खींच देंगे उससे ज़्यादा तनाव, उससे ज़्यादा खींच देंगे तो और ज़्यादा तनाव हो जाएगा, यानी तनाव को लिखते हैं T से। इसका मतलब कि डोरी में तनाव भी नियत नहीं रहेगा। पहला, डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल नियत नहीं रहेगा, क्योंकि मान लो ये अगर डोरी है, हम ऐसे ही इसको पकड़ के अगर ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे ऐसे करते हुए आगे जाएगा ना, तो जितना तेजी से ऐसे झटका देंगे उतना तेजी से आगे जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसका चाल नियत नहीं रहेगा। दूसरा, अगर डोरी है थोड़ा सा खींचेंगे थोड़ा सा तनाव होगा, ज़्यादा खींचेंगे उससे ज़्यादा तनाव, उससे ज़्यादा खींचेंगे उससे ज़्यादा तनाव होगा, यानी तनाव भी नियत नहीं है। मान लो अगर डोरी का द्रव्यमान m है तो हम पटक देंगे तो इसका द्रव्यमान कम होगा कि बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि डोरी का द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा थोड़े यार। क्या खींच देंगे तो द्रव्यमान घट जाएगा, नहीं उतना ही रहेगा। इसका मतलब इसमें नियत क्या है, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी बदल जाएगी और उसमें तनाव भी बदल जाएगा, लेकिन डोरी के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके फार्मूला में नियतांक किसको मानेंगे हम, बोलो इसके फार्मूला में नियत किसको मानोगे आप, किसको नियत मानोगे, द्रव्यमान को। चलो द्रव्यमान को हम नियत मानेंगे, तो चलो हम इसमें द्रव्यमान को नियत मान लेते हैं, फिर इस बेस पे लगाते हैं क्वेश्चन। इसमें देख लो, v बराबर अनुप्रस्थ तरंग की चाल, v बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में ये t अपान स्मॉल m। क्या हमारी बात समझ में आया। अब यहाँ क्वेश्चन देखो,
इस अंडर रूट को हटाएंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, टी अपान ये एम हो जाएगा, और अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2। दोनों पे कितना पावर चढ़ जाएगा 1/2। इसमें कांस्टेंट कौन है, एम कांस्टेंट है ना। इसका मतलब लिखेंगे कि चूंकि एम पे हाफ क्या है भाई, ये कांस्टेंट राशियां हैं, दैट मीन्स ये नहीं बदलेंगे। तो जब नहीं बदलेंगे तो इसका प्रतिशत त्रुटि नहीं रहेगा ना। तो अब बोलो क्या बचेगा, भी के इस भी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, डेल्टा भी अपान भी गुणे 100 लिखेंगे। और चूंकि इसमें निकालना है तो गुणे 100 के बदले सिर्फ क्या लगा लेंगे, प्रतिशत। ये कांस्टेंट है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो किसी चर राशि के ऊपर घात आ गया, इसमें प्रतिशत त्रुटि के लिए जो घात है ये पहले आ जाएगा। अब बचेगा क्या बोलो, यहाँ टी, तो डेल्टा टी बाई टी गुणे क्या लिख देंगे 100। अब बोलो ये हो गया 1/2। और क्वेश्चन में टी के मापन में प्रतिशत त्रुटि 10% बोले हैं, देखो भाई बोले हैं। तो टी के मापन में प्रतिशत त्रुटि 10% है, तो यहाँ 10 भर लेंगे। ये 2 5 10, यानी इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना हो गया 5। बोलो समझ में आया। तो ये चीजें आप लिख लीजिए। सरल लोलक के प्रयोग में सरल लोलक के प्रयोग में स्मॉल जी का मान, सरल लोलक के प्रयोग में स्मॉल जी का मान सूत्र G इक्वल टू, स्मॉल जी का मान सूत्र G इक्वल टू, और ये 4 पाई स्क्वायर L अपान टी स्क्वायर द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो स्मॉल जी के मान में, तो स्मॉल जी के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए व्यंजक लिखिए। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए व्यंजक लिखिए। स्मॉल जी के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए व्यंजक लिखिए। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए क्या लिखिए, व्यंजक लिखिए। चलो, यानी सिर्फ इसका सूत्र लिखना है, इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल नहीं होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। इसमें देखो सूत्र लिखने के लिए क्या मेथड है मेरा, सबसे पहले जो कांस्टेंट राशियां उन्हें छोड़ दो, जो बचे उसके लिए परसेंटेज एरर का फार्मूला लगाओ। इसमें आप खुद देख के बताओ कौन कौन सी राशियां कांस्टेंट है। पहला नंबर 4 कांस्टेंट है क्योंकि इसका मान नहीं बदलेगा। दूसरा नंबर क्या कांस्टेंट है, पाई, इसका मतलब 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, हम इसे छोड़ देंगे। ये ना हुआ भाई। तो इसमें लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे ये 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या लिख लेंगे, कांस्टेंट यानी नियतांक है, इनका हम कोई परसेंटेज एरर का फार्मूला नहीं बनाएंगे। तो बोलो यहाँ बचा क्या है, जी ना। तो जी के मापन के लिए प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, स्मॉल जी अपान जी। हम चाहते तो गुणे 100 लिख लेते। बोलो यार एक बार ये भी कर लो, गुणे ऐसे 100 लिख लो सीधे से। इसके बाद देख लो 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, छोड़ दो, यल बच गया ना। तो लिखेंगे डेल्टा एल अपान ये एल अगुणे क्या लिख लेंगे 100, ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस ये देखो ये भाग में है, तो अगर भाग में देखो रहेगा तब भी बीच में क्या लगेगा, प्लस ही लगेगा ना। तो मान लो ये भाग में है तो भाग के लिए क्या लगा लिया हमने, प्लस। अब ये देखो टी स्क्वायर आ गया, तो अब बोलो इसके लिए क्या बनेगा, ये 2 ऊपर है तो पहले आ जाएगा। अब बचेगा क्या यार, बोलोगे आप क्या बचेगा, टी न बचेगा। तो डेल्टा टी अपान टी अगुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अब देखो चूंकि स्मॉल जी के मापन में निकालना है तो हम लिख लेंगे ये डेल्टा जी अपान जी, और जिसके मापन में निकालना रहता है प्रतिशत त्रुटि, उसके आगे 100 न लिख के उसके आगे क्या लगा लेते हैं
प्रतिशत। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये सेम फार्मूला मिल गया। ये डेल्टा एल अपान क्या हो जाएगा, एल गुणे क्या हो जाएगा 100, अब प्लस क्या हो जाएगा बोलोगे 2, ये डेल्टा टी अपान टी गुणे कितना हो जाएगा 100। बोलो समझ में आ गया? तो ये स्मॉल जी के मापन में प्रतिशत त्रुटि के लिए व्यंजक निकल गया। बोलो इसमें कोई असुविधा नहीं ना है? तो ये भी लिख लो। व्यास की माप में, एक गोले के व्यास की माप में 2% की त्रुटि है। एक गोले की व्यास की माप में 2% की त्रुटि है। एक गोले के व्यास के माप में 2% की त्रुटि है। तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? अब ये देख लो, मैं यहाँ पे एक गोला बना रहा हूँ। ये वृत्त नहीं है बाबू, ये क्या मैं माना हूँ, ये क्या चीज़ है? गोला है। गोले के केंद्र से इसकी परिधि के बीच की दूरी गोले की ये त्रिज्या होगी ना। और तुम पढ़े हो जो ये त्रिज्या r होता है, ये इस पूरे गोले के व्यास का कितना होता है? आधा होता है। ये पहले से आप पढ़ते हुए आए हो। ये बोलो यार, तो इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है बताओ तो आप। गोले के व्यास की माप में कितना प्रतिशत की त्रुटि है? 2%। तो व्यास को हम किससे लिखते हैं बाबू? डी से। यानी डी के माप में कितना प्रतिशत त्रुटि है? 2%। तो डी के माप में प्रतिशत त्रुटि को किससे लिखते हैं? डेल्टा डी अपान डी गुणे 100 से। और इसके माप में कितना प्रतिशत है? 2% है ना भाई। तो कह रहा है इस गोले के आयतन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि की क्या कीजिए? गणना कीजिए। तो हम जानते हैं गोले के आयतन को हम v से लिखते हैं, और v बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो समझ में आ रहा है? गोले के आयतन का क्या फार्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। किसका आयतन है ये? गोले का आयतन। समझ में आ रहा है मेरी बातें? कि गोले के आयतन को v से लिखते हैं, और इतना बराबर क्या फार्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें जो राशियां कांस्टेंट है हम उसे क्या करेंगे? बाहर करेंगे, और जो बच जाएगा उसका प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। इसमें बोलो कौन कौन सी राशियां कांस्टेंट है? आप खुद पहले देख के बताओ। बोलो भाई, थोड़ा सा इसमें और परिवर्तन कर ले पहले, क्योंकि हमें व्यास की वैल्यू दिया है तो इसको व्यास के पदों में कर ले रहे हैं, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखो, ये v इक्वल टू हो गया 4/3 ये पाई। अब यहाँ देखो, यहाँ r है, और r बराबर क्या फार्मूला होता है? d/2, और इसका क्यूब है तो कर देंगे क्यूब। बोलो ये समझ में आया? अब यहाँ देख लो, ये v इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ इंटू डी का क्यूब करोगे तो डी क्यूब होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये v इक्वल टू हो जाएगा हमारा, और 4 दूनी के कितना हो जाएगा? 8। तो ऊपर क्या बचेगा? पाई इंटू डी क्यूब बचेगा ना। यहाँ पाई बचा, और यहाँ पे क्या बच गया? डी क्यूब, और नीचे 3 दूनी के क्या मिल गया? 6। अब बोलो इसमें कांस्टेंट कौन है? पाई/6 है ना कांस्टेंट, क्योंकि इनका मान नहीं बदलता है। तो लिखेंगे कि चूंकि पाई/6 ये कौन सी राशियां हैं? कांस्टेंट राशियां। तो जब कांस्टेंट राशियां हैं तो इनका एरर नहीं ना निकलेगा, तो इनको हटा देंगे। तो अब इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि बोलो डेल्टा v/v, यानी v के मापन में प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या फार्मूला होगा? अब यहाँ डी क्यूब बचा है ना, तो मैं क्या बोला, ये कांस्टेंट है और ये ऊपर पावर आ गया। तो पावर के लिए क्या फार्मूला बनाया है कि जो ये पावर ऊपर होता है ये पहले आ जाता है। अब बच गया क्या यहाँ पे? डी। तो यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा d/d गुणे क्या लिख लेंगे? 100। बोलो क्लियर हो गया?
अब आपका हो गया 3 और डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 है, इसके मापन में कितना प्रतिशत है? 2%। तो अब बोलो क्या हो जाएगा? 3 दूनी के 6% आंसर हो गया। बोलो समझ में आया ना? ये लिख लो। ये देखो, एक गोले की त्रिज्या का मान, एक गोले की त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान 4.3 प्लस माइनस 0.1 है। ये त्रिज्या का मान है। एक गोले की त्रिज्या का मान 4.3 प्लस माइनस 0.1 सेमी है, 1 सेमी है। तो गोले के आयतन में, होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो गोले के आयतन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो गोले के आयतन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की क्या कीजिए? गणना कीजिए। हो गया? ये तो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कैसे लगेगा। इसमें देख लो, जो ये पहला वाला मान होता है, देख लो ये त्रिज्या का मान दिया हुआ है ना भाई। तो ये देख लो, पहले ये किसी राशि का ये वास्तविक मान होता है और ये उसका क्या होता है? त्रुटि होता है। दोबारा सुन लो, पहला ये उसका वास्तविक मान और ये इसका क्या होता है? त्रुटि होता है। तो त्रिज्या के मापन का ये वैल्यू दिया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो त्रिज्या r का मान है, इसमें ये r का मान कितना है? 4.3 और जो डेल्टा r का मान है ये कितना है? 0.1। बोलो समझ में आया? त्रिज्या का ये मान दिया है ना, तो त्रिज्या के मान में त्रुटि भी है। तो हम जानते हैं अगर त्रिज्या r है तो उसका त्रुटि डेल्टा r होगा। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r का मान 4.3 प्लस से इधर वाला है और जो इसके बाद वाला है ये r का त्रुटि है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो r के वास्तविक मान को तो r से लिखते हैं, बट उसके त्रुटि को किससे लिखते हैं? डेल्टा r से। तो ये r का मान 4.3 दे दिया है, ये डेल्टा r का मान क्या दे दिया है? 0.1। तो कह रहा है इसके आयतन में होने वाले प्रतिशत त्रुटि की क्या कीजिए? गणना कीजिए। अभी मैं गोले के आयतन के लिए फार्मूला लिखा था। बोलो, गोले के आयतन को v से, और v बराबर क्या फार्मूला था? 4/3 पाई r क्यूब दिया है ना। अब इसमें देख लो, इसमें व्यास तो है नहीं कि r को व्यास के पदों में लाएंगे। इसमें कौन सी राशियां कांस्टेंट है? ये, यानी चूंकि लिख लेंगे यहाँ 4/3 पाई कौन सी राशियां हैं? कांस्टेंट राशियां है ना भाई। तो अब बोलो इसमें बच क्या गया? आप खुद बताओ। यहाँ v बचा ना, तो आप बोलो v के मापन में प्रतिशत त्रुटि को कैसे लिखोगे? डेल्टा v अपान v, और यहाँ पे क्या लगा लेंगे? प्रतिशत। ऐसे लगा लेंगे ना। ये 4/3 पाई कांस्टेंट है और इन कांस्टेंट राशियों को हम छोड़ देते हैं। यहाँ r क्यूब है, r क्यूब के लिए प्रतिशत त्रुटि का क्या फार्मूला बनेगा? बोलोगे 3, ये डेल्टा r बटे ये r गुणे क्या हो जाएगा? 100। मान भर लो यहाँ, ये हो जाएगा आपका 3 और डेल्टा r है, डेल्टा r का मान क्या मिला है? 0.1। और नीचे ये r है और r का मान क्या है? 4.3 इंटू ये क्या दे दिया है? 100। ऐसे दे दिया है ना। अब आप देख लो, ये 3 इंटू, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या है? एक अंक। दशमलव से ये दशमलव छोड़ देंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 43 होगा ना। तो ऊपर देखो 1 का गुणा 100 में करेंगे 100 और नीचे क्या हो जाएगा? 43। क्लियर हो जाएगा। अब 100 का गुणा 3 में करेंगे 300, 100 का गुणा 3 में करेंगे 300 और बट्टे क्या हो गया? 43। यानी अब 300 में हम 43 से भाग देंगे तो ये आएगा 6.98 के करीब आएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो लगभग हम इसको कितना % लिख लेंगे? 7% आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? ये चीजें लिख लो। अब
एक भौतिक राशि S, मुझे भी लाओ, तीन मापित राशियों, एक भौतिक राशि S, गिलास लाओ, तीन मापित राशियों A, B तथा C से सूत्र A, B तथा C से सूत्र S इक्वल टू A³B² C, S इक्वल टू A³B² C से संबंधित हैं, यदि A, B तथा C के मापों में क्रमशः A, B तथा C के मापों में क्रमशः 1%, 2%, 1%, 2% तथा 3% की त्रुटियां हो तो S के मापन में होने वाले प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो S के मापन में होने वाले प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। S के मापन में होने वाले प्रतिशत त्रुटि की क्या कीजिए? गणना कीजिए। निकालो, क्या हटाओ गिलास के हूँ। अब यहाँ देख लो, पहले इनके लिए फार्मूला निकाले। पहले जिस चीज़ की वैल्यू दी है लिखो। A के मापन में कितना परसेंट त्रुटि दिया है? 1%। तो A के मापन में प्रतिशत त्रुटि को किससे लिखते हैं बोलो? डेल्टा A/A गुणे किससे लिखेंगे? 100 से। कितना दिया है इसमें? 1%। अब बोलो B के मापन में प्रतिशत त्रुटि को किससे लिखेंगे? डेल्टा B/B से। ये कितना दे दिया है? 2%। और C के मापन में प्रतिशत त्रुटि को किससे लिखेंगे? डेल्टा C/C गुणे 100 से। सॉरी, ये छूट गया था। C के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना दे दिया है? 3% दिया है ना। तो कह रहा है S के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि की क्या कीजिए? गणना कीजिए। तो पहले S के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला निकालेंगे तब में आंसर आएगा। तो इसका फार्मूला क्या निकलेगा? बिल्कुल आसान सा है यार। ये S के मापन में प्रतिशत त्रुटि को लिखेंगे डेल्टा S/S, ये परसेंटेज ऐसे लिखेंगे ना भाई। अब देखो भाई A³ है ना, बोलो यार, ये कभी भी ये माइनस में नहीं आता है। सारी त्रुटियां हमेशा किस में आती हैं? प्लस में। तो बोलो भाई A³ है, तो A³ के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? तो ये 3 घात ऊपर है, तो ये कहाँ आ जाएगा? पहले, और यहाँ हो जाएगा ये डेल्टा A/A गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर प्लस भाई B पे 2 घात है, तो 2 ऊपर है, तो पहले आ जाएगा। अब B के मापन के लिए डेल्टा B/B गुणे क्या होगा? 100। फिर प्लस है, नीचे सिर्फ C है ना, तो इसके लिए क्या होगा? डेल्टा C/C गुणे क्या हो जाएगा? 100। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब मान भर दो। ये हो गया 3 इंटू भाई A के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना है? 1%। फिर प्लस 2 इंटू B के मापन में कितना है? 2%। फिर C के मापन में कितना है? 3% है ना भाई। अब देखो 3 एकड़ है, 3% है, 2 दूनी के 4, अब प्लस ये क्या है? 3। अब जोड़ दो आप, 3 4 7 3,
आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? ये चीज़ें आप लिख लो। आए? यदि भौतिक राशि x, हाँ x, यदि भौतिक राशि x राशियों a, b, c तथा d पर a, b, c तथा d पर इस प्रकार निर्भर करती है कि x बराबर फार्मूला है a स्क्वायर s इक्वल टू a स्क्वायर b क्यू अपन c अंडर रूट d, ऐसे हो गया d, तथा यदि भौतिक राशि x राशियों a, b, c तथा d पर इस प्रकार निर्भर करती है कि x इक्वल टू a स्क्वायर b क्यू अपन c अंडर रूट d, तथा a, b, c तथा d के मापन में a, b, c तथा d के मापन में a, b, c तथा d के मापन में त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 4%, 2%, 3% व 6% है, वह 6% है। तो x के मापन में होने वाले 6% है, तो x के मापन में होने वाले, तो x के मापन में होने वाले प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो x के मापन में होने वाले प्रतिशत त्रुटि की क्या कीजिए? गणना कीजिए। हो जाएगा? सुन लो, पहले इसका फार्मूला थोड़ा सा निकाल लेते हैं हम, इसके बाद फिर आगे प्रोसेस करना है। इसमें देख लो, थोड़ा सा एक स्टेप इसको आगे कर लो। ये s बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर b क्यूब अपान c, और इस d पे क्या लिख सकते हैं? 1/2, क्योंकि करोनी का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना। अब जिसके मापन में जितना प्रतिशत त्रुटि दिया है पहले लिख लो, फिर इसका फार्मूला लगा के मान भरो, रिजल्ट आ जाएगा। बोलो, a के मापन में प्रतिशत त्रुटि को डेल्टा a गुणे a बटे a गुणे 100 लिखते हैं ना, डेल्टा a बाई a गुणे 100 लिखते हैं, और इसमें कितना दिया है? 4%। ये बोलो रे यार। इसके बाद बोलो, और b के मापन में बोलो डेल्टा b अपान b गुणे 100, इसके मापन में 2%, डेल्टा c अपान c गुणे 100, इसके मापन में, अब बोलो ये डेल्टा d अपान d गुणे 100, इसके मापन में 6% दिया है ना। तो किसके मापन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है? x के मापन में निकालना है ना। सबसे पहले फार्मूला बनाओ। s के मापन में प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा s अपान s, आइए प्रतिशत लगा लेंगे ना भाई। ये अब a स्क्वायर के मापन के लिए बोलो, ये 2 ऊपर है तो पहले आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? बोलो डेल्टा a अपान a गुणे क्या हो जाएगा? 100, फिर प्लस ये 3 ऊपर है तो पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डेल्टा b अपान b गुणे क्या हो जाएगा? 100, फिर प्लस है c है, डेल्टा c अपान c गुणे क्या हो जाएगा? 100, फिर प्लस ये d पे हाफ है ना, ये हाफ पहले आ जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? डेल्टा d अपान ये d गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब मान भर दिया जाए तो अब बोलो कितना होगा? डेल्टा s अपान s, ये परसेंटेज एरर इक्वल टू 2 लिख लेंगे, और डेल्टा a बाई a गुणे 100 है, इसके मापन में कितना है? 4%। ऐसे भरते चलो मान, फिर प्लस
ये 3 लिख लेंगे। और बी के मापन में कितना परसेंट है? 2%, यहाँ 2% लिख लो। फिर प्लस सी के मापन में कितना है? 3%, यहाँ 3% लिख लो। फिर प्लस 1/2 और डी के मापन में लिख लो 6%। क्लियर है? अब बोलो ये क्या हो जाएगा? 2 चौको 8%, 3 दूनी के 6%, फिर प्लस 3%, अब प्लस है दूध दिया है 3 एकन्ने 3%। बोलो समझ आ रहा है ना? तो ये 8 6 14, 14 3 17, 17 3 20%। यानी एस के मापन में, सॉरी एक्स है कि एस है? एक्स है क्वेश्चन में। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एक्स से ये लिखना चाहते तो हर जगह एक्स लिख लेते। मैं एस से लिखा हूं तो हर जगह क्या लिख लिया? ये एस। यानी एस के मापन में कितना परसेंट है? 20%। ओके चलो।